बात उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर जारी घमासान की करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने उस नंदलाल को भी मीडिया के सामने लाया जिसके बारे में पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया था। मैंने इनको दिया और बताया कि नंदलाल को किसी ने खोजा नहीं, वो खुद चलकर उनके पास आए। अखिलेश यादव ने नंदलाल को 1 लाख रुपए भी दिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो नंदलाल को खोज कर लाएगा वो उसे 1 लाख रुपए देंगे। जो आपको देना था मुझे वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बताया कि नंदलाल के नाम से 26 फॉर्म भरे गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता। आरोप लगाया कि इनके फॉर्म पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साइन किए। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे। अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 भरवाना तुरंत बंद करे। समाजवादी पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगी। मतलब साफ है, बजट सत्र एसआईआर के मुद्दे पर गर्म रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का ख्वाब सजाए बैठे अखिलेश यादव 16 साल पहले वाला दांव चलने वाले हैं। वो टोटका जिसके बाद अखिलेश सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। दोबारा कुर्सी पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक रथ तैयार करवाया है और उस रथ के जरिए वो यात्रा की शुरुआत नोएडा से कर सकते हैं। नोएडा से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत इसलिए भी खास होगी क्योंकि इसके पीछे मिथक था कि यूपी का जो सीएम नोएडा जाएगा वो 6 महीने में सत्ता से हट जाएगा, लेकिन सीएम योगी ने इस मिथक को कई बार तोड़ा और अब अखिलेश भी उसी राह पर चल पड़े हैं। इसके लिए अखिलेश का समाजवादी रथ तैयार हो चुका है। रथ पर समाजवादी पीडीए यात्रा के साथ ही संविधान बचाओ देश बचाओ जैसा स्लोगन लिखा हुआ है। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी छपी हुई है। अखिलेश का ये टोटका 2012 वाला है जब उन्होंने साइकिल यात्रा गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी। इसके बाद वो सत्ता में आए थे। ऐसे में शायद अखिलेश को उम्मीद है कि नोएडा से अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे तो वो 2027 में सत्ता में लौटेंगे। अखिलेश चुनावी कैंपेन शुरू करने वाले हैं और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं ताकि सत्ता में लौट सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के 100 साल पूरे होने पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई में आयोजित व्याख्यानमाला में उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण कोई भी सरसंघचालक बन सकता है। सिर्फ ब्राह्मण होना ही योग्यता नहीं है। मुंबई के इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। संघ के अगले प्रमुख के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके चयन के लिए पैमाना जाति नहीं है। ये कल SC/ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि संघ प्रमुख के चयन का पैमाना सिर्फ मौजूद लोगों में सबसे योग्य कौन है और उसमें चयन के लिए मौजूद कौन है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो कैसे संघ प्रमुख बने थे। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूँ, बेस्ट लोग और भी है लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि संघ जाति में नहीं सिर्फ हिंदुत्व में विश्वास करता है और उसकी मजबूती के लिए काम करता है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को 4 साल बीत चुके हैं। कोर्ट ने आरोपियों को सजा भी दे दी है लेकिन वीआईपी कौन था, सच अभी भी गहराई में दबा हुआ है। देहरादून के परेड ग्राउंड में उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था। याद कीजिए 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक वीआईपी की सर्विस देने से इनकार कर दिया था। तीनों दोषियों को उम्र कैद हो चुकी है लेकिन असली साजिशकर्ता वो अज्ञात वीआईपी आज भी आजाद। इसलिए आज देहरादून में महापंचायत बुलाई गई जिसमें अंकिता के माता पिता समेत कई लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान मंच से अंकिता के पिता बहुत भावुक दिखे। मैं ना बिकने वाले में नहीं हूँ क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं। महापंचायत में 5 प्रस्तावों को पारित किया गया है। पीड़ित परिवार के पत्र पर सीबीआई जांच की मांग, अनिल जोशी की एफआईआर पर सीबीआई जांच का विरोध, 15 दिन का अल्टीमेटम, जन आंदोलन की चेतावनी, बीजेपी नेताओं को जांच के दायरे में लाने की मांग और सीएम को अपना पद छोड़ने की मांग।
कर्नाटक के विजयपुरा में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट घायल हो गए, जिसके बाद हादसे के बाद हड़कंप मच गया। ये प्राइवेट विमान कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था। तभी रास्ते में विजयपुरा में मिनी विमान के इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद पायलट विमान पर नियंत्रण खो बैठे और प्लेन क्रैश होकर खेत में जा गिरा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे वाली जगह से एक कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट को निकाला गया। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार क्रैश हुआ विमान रेडबर्ड एविएशन के एक प्राइवेट ट्रेनिंग विमान था। वहीं क्रैश लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराने की वजह से विमान उल्टा होकर खेत में गिर गया। वहीं विमान के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ। हादसे के बाद इलाके में भारी भीड़ लग गई। लोग क्रैश विमान को देखने के लिए वहां जुट रहे हैं। मामले की जांच जारी है। जांच में विमान के टेक ऑफ की जगह, तकनीकी खराबी की स्थिति और सुरक्षा नियमों का पालन जैसे सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का बुलेट वाला सुपर संडे शो जारी है। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने अपराधियों के हौसलों को तोड़ दिया है और अपराधियों के खिलाफ की ट्रीटमेंट नॉन स्टॉप चल रहा है। उसी के तहत आजमगढ़, बरेली और बलिया में अपराधियों को लंगड़ाकर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। योगी कह चुके हैं कि अपराधी 24 घंटे में लंगड़ाकर चलने लगता है। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी ने कहा था और पुलिस ने वैसा ही किया। आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ में गौ तस्कर को घायल कर दिया। वहीं उसके साथी को अरेस्ट किया है। आरोपियों से अवैध तमंचा, कारतूस और गौवंश जब्त किया गया है। बलिया में मंदिर में चोरी करने वाले बदमाश का बुलेट वाला ट्रीटमेंट हुआ है। बदमाश को रोकने पर उसने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी उसका पिस्तौल वाला इलाज कर दिया। बरेली में पुलिस से मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। 18 जनवरी को हुई लूट के मामले में बदमाशों की तलाशी थी। पुलिस को सूचना मिली और फिर योगी फोर्स ने उसका इलाज कर दिया। यूपी के बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ऑन ड्यूटी एसआई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद उनकी बाइक तो नदी के घाट पर मिल गई, लेकिन एसआई का कोई सुराग नहीं लगा है। लापता दारोगा अजय गौड़ 5 फरवरी को हर दिन की तरह अपने थाने परशुरामपुर में ड्यूटी पर आए थे, लेकिन 4 दिन बाद ही उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उनकी बाइक अहमद नदी घाट पर बने पुलिस चौकी पर मिली तो किसी अनहोनी की आशंका से पुलिस ने नदी में गोताखोर तक उतार दिए, लेकिन लापता दारोगा की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और पत्नी थाने का चक्कर लगा रही है। 5 तारीख से हमारे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर अजय कुमार परशुरामपुर थाना से लापता है। परिवार से संपर्क करने के बाद इसके परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें इनकी कुशलगी लिखी गई है। विभिन्न एंगल्स पे काम चल रहा है ताकि इनको हम लोग सकुशल बरामद कर लें। विभाग के लिए ये भी साख का सवाल बन गया है, लिहाजा 5 टीमें बनाकर लापता दारोगा की तलाश की जा रही है। गुजरात में नकली दूध के एक बेहद खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने हर किसी को हिला करके रख दिया है। साबरकांठा में पिछले 5 सालों से डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया का इस्तेमाल करके दूध और छाछ बनाई जा रही थी। ये वो मिल्क वैन है जो शहर शहर जाकर दूध के नाम पर मौत बांट रही थी, और ये वो फैक्ट्री है जहां पर जहरीला दूध तैयार हो रहा था। जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो ऐसे नजारे सामने आए कि जांच टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैकेट देखकर दंग रह गए। किसी की भी आंखें ये पता नहीं लगा पाएंगी कि ये दूध के असली पैकेट है या नकली। छापेमारी में श्री सत्या डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री से 71 लाख रुपए के सामान बरामद किया गया है। ये नकली दूध का कारोबार पिछले 5 सालों से चल रहा था, यानी लोग 5 सालों से दूध नहीं जहर पी रहे थे। ऐसा केमिकल का इस्तेमाल करके दूध बनाया जा रहा है जो इंसानी जान को खतरे में डाल सकता है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस रैकेट को कौन चला रहा था और मिलावटी उत्पाद सप्लाई चेन में कैसे पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर के बढ़ रहे बवाल के साथ आपको बता दें, जहां पर यूपी की राजधानी लखनऊ तक ये पूरा मामला पहुंच गया है, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें चेतावनी देते हुए लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। और लखनऊ में लगाए गए पोस्टर में पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर को आक्रांता की तरह दिखाया गया है। साथ में ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगाई गई है। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण जारी है, जिसकी नींव विधायक हुमायूं कबीर ने रखी थी। इसी के विरोध में लखनऊ में पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें मस्जिद के विध्वंस की बात लिखी गई है। पोस्टर में ममता सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताया गया है।
बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी को लखनऊ से चुनौती दी गई है। पोस्टर में हुमायूं कबीर के नाम के साथ ममता बनर्जी की भी तस्वीर है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए पोस्टर में 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान भी किया गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर बवाल अब थमता नहीं दिख रहा। बाबरी मस्जिद का निर्माण अभी शुरू हुआ भी नहीं है कि उसके विध्वंस का ऐलान पहले ही कर दिया गया है, जो प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर खड़ी कर सकता है। राजस्थान के कोटा में बीती रात अचानक से 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई और देखते ही देखते इलाका चीख पुकार से गूंजने लगा। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। कोटा में मौत की इमारत ढह गई और एक झटके में 3 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। एक पल में मलबे का ढेर बनी बिल्डिंग के नीचे कई लोग दब गए और इस हादसे में 12 लोग घायल हुए। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन रात से सुबह 4 बजे तक चलता रहा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पश्चिम बंगाल का छात्र अरण्य भी शामिल है और उसकी मां सुचिता की हालत गंभीर है। जांच में सामने आया कि 10 बाय 20 फीट के छोटे से प्लॉट पर जहां सिर्फ एक दुकान की अनुमति थी, वहां 3 मंजिला इमारत बना दी गई। यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था तो पास में बने एक नॉनवेज के रेस्टोरेंट पर भी दरारें आ गई और दरारें आने के बाद में बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नगर निगम और प्रशासन गिरी हुई इमारत के आसपास की इमारतों के कागज भी खंगाल रहा है और पूरे इलाके में बिजली अब भी बंद है।